और भी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो एक बार फिर से जॉइंट प्रयास करते हैं कि भैया केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी आप लोगों को। आ रही है मेरी स्क्रीन सभी को? क्या मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है, केस स्टडी भी आप सभी को दिख रही होगी। ठीक, केस स्टडी को देख लेते हैं। केस स्टडी कह रही है कि एक युवा सिविल सेवक राज्य मुख्यालय में, एक राज्य में एक जूनियर पद पे है वो, ठीक है, आपूर्ति पे। लेकिन उसने पाया कि उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी कि उसके जो सीनियर लोग हैं, ठीक, और जो मंत्री लोग हैं, वो क्या करते हैं, अनुचित गठबंधन करते हैं और आवंटन ऐसा देते हैं कि जिन जिलों में आवश्यकता नहीं है वहाँ पे ज़्यादा भेज देते हैं, और जिन जिलों में आवश्यकता है उनमें कम भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे से बहुत सारे लोग हाशिए पे आ गए हैं, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप युवा अधिकारी हो तो आप उनके जो भी प्रस्ताव आते हैं वो उनको ठुकरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वरिष्ठ और मंत्री क्या है, इन दोनों का मिली भगत चल रही है, ठीक। तो ये सिंपल सी केस स्टडी आपके सामने दे रखी है। एक युवा सिविल सेवक राज्य मुख्यालय में राज्य सरकार के जूनियर पद पर नागरिक आपूर्ति का पदभार ग्रहण किया। उसने 5 वर्ष अंजू मन मन में पढ़ो, मन मन, ठीक है। ये टेस्ट नंबर आप जो है जाके भी देख सकते हो, ठीक। ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है मेरे ख्याल से, ठीक। जो एथिक्स का टेस्ट हुआ था ना, वही केस स्टडी है। तो टेस्ट नंबर 4 में आप देख सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक। अब इसमें पहला क्वेश्चन था कि इसमें क्या नैतिक मुद्दे शामिल हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या है खासकर स्मृति जो कह रहे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा स्टेक होल्डर कैसे निकालते हैं और ये सब कैसे निकालते। देखो सिंपल सी बात है, 2 तरीके हैं। अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि हर केस स्टडी वहाँ पे आप स्टेक होल्डर नंबर 1, स्टेक होल्डर नंबर 2, स्टेक होल्डर नंबर 3 ऐसे करके लिखें। ये जरूरी नहीं है कि हर केस स्टडी में आप देखें कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। ये आप तभी लिखें जब आप इस चीज को अच्छी तरीके से पचा पाओ, ठीक है। मैं आप आपको सबको इसकी कॉपी दिखाऊंगा। इसने लिखा तो है लेकिन ऐसा लगा लठ मार के लिख रखा है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखने से अच्छा तो फिर सीधे ही लिख दो। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि केस स्टडी जो है स्टेक होल्डर निकाल के करी जाती है। हाँ ये है कि स्टेक होल्डर से जो निकाल के करता है वो थोड़ा मैच्योर माना जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अपने अपने माइक ऑन करके हाँ ना क्लास की तरह मुझे बताते रहो, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर आपको ये व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं कि इस व्यवस्था में आपको जाने की। आप सिंपल देखो ना, अब इसमें क्या क्या नैतिक मुद्दे शामिल है। आपको पता है कि इसमें नैतिक मुद्दे ये शामिल है कि जो आपके सीनियर है, ठीक है, वो करप्शन कर रहा है, एक उसका नैतिक मुद्दा है। मंत्री का नैतिक मुद्दा है, ठीक है, कुछ लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी उनका नैतिक मुद्दा है। और आपका भी नैतिक मुद्दा है कि भैया आप अपने आंखों के सामने करप्शन होने दे रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो एकदम सिंपल था। इसमें जरूरी नहीं कि आपको जरूरी सर ने कहा था तो स्टेक होल्डर निकाल ले, ठीक है। अब इस केस स्टडी को कितने प्यार से हमने सॉल्व कर रखा है कि एक मंत्री है तो वो अपने पद की जिम्मेदारी जो हो रही है तो उसको संविधान के आदर्श वादर्श सब लिखने जा रहा था, ठीक है। दूसरा वरिष्ठ अधिकारी उसको सिविल सेवक है तो भैया वो सिविल सर्विस में जो जो उसके वैल्यू होती है उनका वायलेशन दिखा दो, ठीक है। फिर आप अपना देख लो कि जूनियर अधिकारी हो, आप ऐसे माहौल में रह रहे हो, चुप रह रहे हो, तो यहाँ पे आपका भी क्या है बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक। तो हम जरूरी थोड़ी थे इसमें हमें दुनिया भर के जो है स्टेक होल्डर निकाल लें। क्या ये बात सबको समझ में आई? सिंपल सा उन्होंने पूछा है कि वर्तमान स्थिति में नैतिक मुद्दे क्या है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह स्टेक होल्डर को घसीटना है बुरी तरीके से, ठीक है। और अगर घसीटना है तो थोड़ा तमीज से। अब मैं स्मृति का आपको आंसर दिखाता हूँ इसका। ये देखो, ये सेम जो अभी मैंने केस स्टडी पढ़ी उसको कैसे सॉल्व कर रही है। आंसर नंबर 1 स्टेक होल्डर डाल दिया। किसी बारात में आयो क्या, स्टेक होल्डर डाल दिया तुमने। यहाँ पे आपको इतना लिखने में आफत आ रही है कि इस केस स्टडी में निम्न स्टेक होल्डर है, आप बताओ। देखो यहीं पे आदमी मरता है। आप खुद देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप वहां पे सीधे स्टेक होल्डर ऐसे करके करोगे? वो आपका नौकर है कि स्टेक होल्डर को ऐसे गिनेगा? जरा बताना मेरे को खुद। इसी चीज को लिखने का तरीका होता कि इस केस
खाली इतना ही तो लिखना था, इन दिस केस स्टडी फॉलोइंग्स आर द स्टेक होल्डर who are directly और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। सभी बच्चे बताएं, स्मृति को भी बता सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसा लिखने में कोई आफत आ रही थी? आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो जब अगर ऐसा फॉर्मेट लेके चल रहे हो। ठीक है, ये एक लाइन डाल देते तो अब इसमें सिविल सर्वेंट यानी वो जूनियर अधिकारी खुद हो गया, ठीक है, सीनियर अधिकारी हो गया, मिनिस्टर हो गया। तो हमारी भी तो केस स्टडी में हमने इन तीनों के इशू लिखे कि नहीं लिखे? बस यहाँ पे हमने क्या करा, स्टेक होल्डर करके दिखा दिए। ठीक, अब इसमें जानबूझ के अगर आप वैल्यू लिख रही हो तो क्यों लिख रही हो? इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। अरे ये जो स्टेक होल्डर है इन्हीं के सामने क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं उसको अगली लाइन में लिखो ना। आप सीधे वैल्यू लिख के इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी लिख के छोड़ दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर लिख रहे हो एथिकल इशू। तो भैया ये क्यों लिख रहे हो आप समझ रहे हो ना? तो मूर्खता पूर्ण काम किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें आप फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर क्वेश्चन को पूछ देखो, इसमें नैतिक मुद्दे क्या है। तो या तो आप स्टेक होल्डर बनाओ और तमीज से लिखो कि इसमें ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उनके बाद जो है मंत्री वाले स्टेट में ये लिखेंगे, वरिष्ठ अधिकारी वाले में ये लिख देंगे, जूनियर वाले में ये अधिकारी में लिख देंगे, खत्म कहानी। ठीक, उसको उतना आप क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक, अब ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। देखो अब एक एक लाइन को पढ़ना, आप समझना। वो कह रही है कि देयर इज अ लॉस ऑफ इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। जो एसेंशियल कमोडिटी इसका एलोकेशन सही से नहीं हुआ है, वॉलेशन हुए हैं राइट के, ठीक है, और मार्जिनाइज पीपल जो है उनसे कमोडिटी क्या है उनके छिन जाएगी। फिर है इररिलेवेंट नेक्सस दिखा रखा है ऑफिसर और मिनिस्टर के बीच में। डायलाइमा है यंग सर्वेंट के मन में कि भैया वो उनके खिलाफ जाए या उसी में रहे, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो इन्होंने बनाए हैं ये इसी स्टेक होल्डर के सामने चिपका सकते थे, नहीं चिपका सकते थे, कहानी खत्म हो जाती। ठीक, तो मन में आपने पहले ही ले रखा है कि भाई मैं उसे एकदम सड़े से सड़े रूप में दिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक, ऐसे इसको पढ़ के लग रहा है कि इस केस स्टडी को इन्होंने क्या करा है, सिंपल खोल दिया है। ठीक, उसमें ये नहीं लिखा कि उसमें क्या क्या है, आपके क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को दोबारा सही से पढ़ लो, नैतिक मुद्दे क्या शामिल है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, क्या पता थोड़ा और समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आप व्यूअर्स और आप वस्तु के आवंटन में कैसे निष्पक्षता लाएंगे, ठीक है। तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना कि भैया मैं जो है डेटा पे जाऊंगा, मैं जो है यह देखूंगा कि भैया किस में ज्यादा डिमांड है, वहीं पे मैं उतनी सप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को कोई बीच में आएगा तो मैं उसकी शिकायत करूंगा, उसके सीनियर से करूंगा, नहीं तो उससे बड़े करूंगा, नहीं तो मंत्री के पास लिखित में करवाऊंगा, ठीक है। तो यही तो आप कर सकते थे। अब देखो इन्होंने क्या करा है पार्ट 2 में, इफ आई विल बी सिविल सर्वेंट, ठीक है, अगर ये सिविल सर्वेंट होती तो क्या करती। ये कह रही है इस प्रेजेंट सिनेरियो में मैं जो है आई विल बी चूज अनदर वे, वन वे दैट इज समथिंग आई विल बी साइलेंट and will follow order of our senior and minister. By doing this they started to accept me as a junior, then how I took them in my favor. ये कह रही है कि भैया मैं उनके जो है बातों को मानूंगी, फिर वो मेरे को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और ऐसे हमारी जिंदगी चलती रहेगी। I will persuade them in the confidential motion, will try to show emotion, hope, marginalized people which are harassed owing to the violation of their right. I will continue senior most officer to give the essential commodity, thus by doing I can solve this. अब आप बताओ ना कि वो सीधे कह रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे निष्पक्षता लेके आएंगे। तो निष्पक्षता तो इन्हीं चीजों से आएंगी ना, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेक होल्डर की जरूरत नहीं थी, इन्होंने भी स्टेक होल्डर नहीं लिखा। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि भैया इसमें क्यों नहीं स्टेक होल्डर लिखा तुमने। तो स्टेक होल्डर हर किसी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। और जो है जो तुम्हारे जो सीनियर है जब वो पहले से करप्ट है तो तुम उनकी बातों में आकर किस तरीके से फिर तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगी, ठीक है। तो कृपया करके ऐसे सेंटेंस ना लिखें, ठीक। अगर आपको ईमानदारी दिखानी है थोड़े हार्श वे में दिखाएं, ठीक। अब तीसरी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद मुझे अलग से स्मृति बताना ना पड़े कि भैया ये है वो है, ठीक। बुद्धिमत्ता से खेलो। आपके सामने प्रश्न ये है, देखो ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप आयोग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आखिरी इंटरव्यू देते समय सड़क में एक महिला और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, परिस्थितियां गंभीर हैं
और कम लोग हैं जो आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने है कि आप कैसे मदद करेंगे, और आपको यह भी पता है कि इंटरव्यू छूट गया तो वो जिंदगी का लास्ट इंटरव्यू है, और आपने मुख्य परीक्षा में काफी अच्छा हुआ है तो आपको लग रहा है कि इंटरव्यू दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग आता रहता है 1-2 साल के बाद में, ठीक। तो आपके सामने प्रश्न क्या है कि आप उस महिला और बच्चे की कैसे मदद करेंगे, और यह ध्यान में रखना है कि मदद करते समय आपका इंटरव्यू छूट गया तो वो जिंदगी का लास्ट इंटरव्यू है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या करा, फिर से वही लठ मार दिया, स्टेक होल्डर। मुझे क्या मतलब है यार, यहाँ पे लिखो ना कि भाई मैं इस इतना लिखने में कोई आफत आ जाएगी कि भैया इस केस स्टडी में ये लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर आपको जरूरी है ऐसा लिखना, ठीक है, क्लियर। मी, वुमेन, यंग चाइल्ड और फैमिली ऑफ बोथ और फ्यू पीपल एट एक्सीडेंट प्लेस, ठीक है। अब जबरदस्ती वैल्यू का ड्रामा, ये किसने पकड़ा है कि इसमें ये वैल्यू है। आप अगर ऐसा यहाँ पे लिख दोगी तो अपने क्वेश्चन में ही खत्म कर दोगी ना भाई, वो यहाँ नीचे जाके चेक क्यों करेगा कि वो समझ जाएगा इसने इसी में खेला है। और जबकि ये इतनी बड़ी वाली नीचे इसने इस चीज को जो है इसमें इनर कॉन्शियस को छोड़कर बाकी चीजों को दिखाया नहीं है, ठीक है। यानी इनने एक्सप्लेन करते समय इसी जो है चीज पे अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी है। तो भैया आप लोग भी इस तरीके से ना करें, ठीक है ना। और इसीलिए मुझे कॉपी चेक करने में बहुत गुस्सा आती है। हमारे मॉडल आंसर में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ पा रही है, ठीक है। बशर्ते आप जो है झुकना सीखो, ठीक है, कि नहीं यार हमारे सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि यार इस तरीके से सॉल्व हो रही है तो अब हमें इस तरीके से जाना है ना, खत्म कहानी। अब जबरदस्ती थोड़ी कि इसमें स्टेक होल्डर निकाल लें, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब देखो हमने बिना स्टेक होल्डर के कितने अच्छी तरह सॉल्व कर दी। कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। और वो अस्पताल पहुंच जाएंगे। दूसरे में यह है कि क्योंकि मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं तो आप मुझे खुद दिखाओ ना कि मैं कोई भी कार्य करता हूं तो उसमें 3-4 घंटे का जो है मार्जिन लेके चलता हूं, ठीक है। तो मेरे पास पर्याप्त समय होगा। अब उसमें यहाँ पे तो उन्होंने लिखा नहीं कि भैया तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, उसमें लिखा है इंटरव्यू छूट गया तो वो लास्ट इंटरव्यू है। तो ये प्रोबेबिलिटी डालो ना, ठीक। फिर मैं अपने दोस्तों को फोन करूंगा, और इसका बेस्ट आंसर ये नहीं है कि हम मरते हुए को बचाएंगे इंटरव्यू छोड़ देंगे। बेस्ट आंसर ये है कि समय पे इंटरव्यू भी दो और उनको बचाओ भी, समझ में आया। और वो हमने सीधे सीधे सही से शब्दों में लिखा हुआ है। अब इसमें जबरदस्ती कि यार सर स्टेक होल्डर फिट नहीं हो रहे, स्टेक होल्डर फिट नहीं हो रहे, तो भैया आप झुकना चाह ही नहीं रहे हो। अब चलो आप स्टेक होल्डर कर रहे हो तो पहले केवल स्टेक होल्डर लिखो ना, अब फिर उसके बाद तमीज से लिखो ना कि हमारे पास निम्न ऑप्शंस है, क्या इन्होंने लिखा कहीं पे। आप जब वो फॉर्मेट फॉलो कर ही नहीं रही हो तो आप उस फॉर्मेट में क्यों जो है वो कर रहे हो जबरदस्ती का है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, देयर इज ए डिलेमा इन फ्रंट ऑफ मी, आइदर गो फॉर इंटरव्यू और ये मेरा लास्ट चांस है, ठीक है। पहली कंडीशन, किस चीज की पहली कंडीशन है, वो कोई एहसान कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शंस होता है, ठीक है, क्लियर कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ऑप्शंस नंबर A B C D 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है। कंडीशन बना रही है जबरदस्ती। लैंग्वेज को देखो आप। अब क्या है, अगर मैं इंटरव्यू चूज करती हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव करके करा उन्होंने कि मेरा इंटरव्यू जाएगा तो मुझे खुश हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाऊंगी, जिंदगी बन जाएगी। नेगेटिव ये है कि जिंदगी भर ये सोचता रहूंगा कि भैया उन लोगों की जान चले गई तो मेरा कॉन्शियसनेस साथ नहीं देगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव लिखा उन्होंने, ठीक। अब दूसरे में सेकंड कंडीशन, सेकंड ऑप्शन होता है, ठीक। पॉजिटिव क्या है कि इफ, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है वो तो लिखो ना। देखो आप देखो बेवकूफपना, पहली कंडीशन इन्होंने लिखी कि अगर मैं चूज करती हूँ इंटरव्यू देना। सेकंड कंडीशन क्या है, वो सीधे पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे कुछ होगा ना कि बेटा तुम इंटरव्यू उनकी सहायता करोगी, लिखो ना कि सेकंड कंडीशन क्या है, इफ आई गो टू हॉस्पिटल, ठीक है ना, क्लियर। यही तो होगी, ये जो भी होगी वो तो हम किसकी नेगेटिव पॉजिटिव की जांच कर रहे हैं मैडम जी, ये कौन बताएगा। आप समझ पा रही हो, हाँ ना में जवाब दे दो मेरे को। आपने अपने आप ही हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक। अब इसकी सर मुझे पता ही नहीं था ऑनेस्टली कि कैसे लिखते हैं उसको, इसीलिए मुझे पता ही नहीं था कंडीशन ऑप्शन क्या। मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना, क्लियर। अब तुम पॉजिटिव लिख रही हो सर, अब नहीं होगा, अब से सही से लिखूंगी। सेव कर ली और जो है मेरे अंदर डलाया, मैंने बहुत अच्छा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव क्या है, लास्ट चांस छूट जाएगा, सही लिखा। अब इसमें खाली एक हेडिंग से क्या हुआ, उसकी कमी थी वो भर दी हमने। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि हम ऐसा ऑप्शंस लेंगे जो ना ये हो ना ये हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी सॉल्व करते समय जब भी आप स्टेक होल्डर वाला गेम खेल रही हो तो वहां पे ऑप्शंस दिखाओगी, और ऑप्शंस 3-4 मैक्सिमम दिखा सकते हैं। आपने 2 दिखा है, कोई नहीं।
ऑप्शन 1 दिखा दिया, ऑप्शन 2 दिखा दिया। अब आपको ना इसके साथ अब जरूरी नहीं कि इसके साथ नहीं जाना है, ठीक है? आप जिसके साथ जा रही हो, ठीक है? जैसे मैं पढ़ लूँ, आप बताऊँ आपने गलती तो क्या करी। नाउ आई विल गो टू द सेव द लाइफ, ठीक है? एंड फर्स्ट आई विल ट्राई टू गिव द फर्स्ट एड एंड देन कॉल द एम्बुलेंस। तो भैया आप लिखो ना कि आई विल गो टू द ऑप्शंस नंबर 2, ठीक है? इन विच आई हैव टू टेक देम टू द हॉस्पिटल। आप ऐसे वहां पे लिखें, ठीक है? इससे क्या होगा, उनकी जान बच जाएगी। जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है? और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जिंदगी तो जो है वापस आनी नहीं है, तो आपने चूज कर लिया, हालांकि आपने गलत चूज करा है, ठीक है? तो अगर आपकी जगह मैं होता वहां पेपर में, मैं ऑप्शन नंबर 2 भी लिख देता और फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन पैदा करता, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? क्लियर? और ऑप्शन नंबर 3 क्या होता, यार दोस्तों को बुला के उनको एम्बुलेंस में बैठा देना है और उनकी बार बार फोन करके जानकारी लेनी है और मुझे इंटरव्यू में निकल जाना है, ठीक है? और फिर मैं कहता इसके धनात्मक क्या होंगे कि भैया वो भी खुश, मतलब भैया उनकी भी जान बच गई और मेरा इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है? धनात्मक। ऋणात्मक आपको दिख ही नहीं रहा, तभी तो आप ऑप्शन नंबर 3 में जा रहे हो, तो आप ऐसे इसके स्टडी खत्म कर देते, ठीक है? तो जब ऑप्शंस बना रहे हो तो फिर रैंडम आप क्या कहते हैं, ऑप्शंस को बताए बिना इसको क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपको सेकंड में क्लोज करनी थी तो आप सेकंड को लिखते कि मैं सेकंड के साथ जा रही हूँ, ठीक? अब एक और सॉल्व कर लेते हैं वैक्सीन वाली। बाकी बच्चों को पता चल रहा होगा कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब वैक्सीन वाली की स्टडी कहाँ है, इसलिए कह रहा हूं मैं, मॉडल आंसर बहुत ही ईमानदारी से बनाए गए, आप उनको देखो, ठीक? और लकीर के फकीर मत बनो, सिचुएशन को समझो। कोरोना वैक्सीन भारत में आ गई है, एक अधिकारी के तौर पर वैक्सीन का निरीक्षण तथा इसके किस प्रकार से वितरित होनी है आपकी जिम्मेदारी है। आपके समक्ष विषय यह है कि आप वैक्सीन वितरण में किसको प्राथमिकता देंगे और क्यों। और एक बार ना एथिक्स वाले पेपर की केस स्टडी इंग्लिश मीडियम वाले पेपर हिंदी में जरूर पढ़ा करो, ठीक है? ये हिंदी में समझ ज्यादा होती है केस स्टडी को सॉल्व करने की। करना आपने इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वाले एक बार हिंदी में केस स्टडी को जरूर पढ़ना। तो मोटा मोटा मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भैया मैं ही वैक्सीन को बांटने वाला हूँ, ठीक है? और मुझे वितरण में किसको प्राथमिकता देनी है ये और क्यों ये पूछा है, ठीक है? पहला इन्होंने बनाया कि वैक्सीन देते समय क्या आप अपने संबंधों को दरकिनार करते हुए सरकार के निर्देशों का पालन करोगे, ठीक है? यानी कि जो आपके रिलेटिव्स है उनको ना कह के जो सरकार ने आपको बोला है वो पालन करोगे। ऑब्वियसली वही तो पालन करेंगे हम, ठीक है? और ऐसा क्यों करोगे, ठीक है? और तर्क दीजिए। तो भैया मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि भैया जो आपकी क्या है, आपकी जो कोरोना क्या है, एक महामारी है, ठीक है? जरूर थोड़ी कि मेरे सगे संबंधी कोई पहले देना पड़े, भाई जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है उनको देंगे, यानी कोविड के मरीजों को देंगे। फिर उसके बाद हम उनको देंगे जो इनको एक बार कोविड हो चुका है। फिर हम उन डॉक्टरों को देंगे जो बेचारे क्या कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेडिकल टीम काम कर रही है। और उसके बाद हम उनको देंगे जिनको क्या है, हमने आज तक नहीं दिया, मतलब पहली बार देंगे, क्योंकि उनको क्या है आपका वैक्सीन फैलेना। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब इसमें स्टेक होल्डर की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे सॉल्व हो जा रहा है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे करा। देखो कोरोना वैक्सीन में स्टेक होल्डर बना दिए, वही स्टेक होल्डर बनाने थे तो तमीज से बनाने थे। वैल्यू तुरंत लिखते नहीं है अनटिल एंड अनलेस उन्होंने पूछी ना हो। गवर्नमेंट है, ये खुद है, इनके रिलेटिव्स हैं और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर है। फर्स्ट कंडीशन, आई विल फॉलो द डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। इमैनुअल कांत कहता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, मतलब मोटा माटा अपनी ड्यूटी को सबसे पहले करो, ठीक है? और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करूंगी अच्छी तरीके से और जो है अपने नेशन के लिए काम करूंगी, ठीक है? और आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ तो उन्होंने सही लिखा है, ठीक है? और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन से उन्होंने स्टार्ट करी है, तो जरूरी था मैडम ये सब लिखने का है? वही गलती करी नहीं करी तुमने? जब तुम इतना अच्छा लिख रही हो तो भाड़ में गए स्टेक होल्डर। और वैसे उसमें स्टेक होल्डर की जरूरत नहीं है, वो इतनी टिपिकल केस स्टडी नहीं है, तो सीधे आपसे पूछ रहा है आप क्या करोगे, ठीक है? ज्यादा उसने फंसाया नहीं है आपको। तो ये इसके बिना भी सॉल्व हो सकती थी, आप यहाँ से सॉल्व करती, पूरे नंबर लेके जाती। फिर आपने क्या करा है, देयर इज एजिटेशन। दूसरी केस स्टडी समझ लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह निकालो, लेकिन हाँ निकालने वाला है तो भैया पूरे कॉन्सेप्ट को समझे। एक हाईवे पे एम्बुलेंस खड़ी है, किसान विरोध कर रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी केस स्टडी हमने बनवाई आपके लिए। एम्बुलेंस के अंदर जो व्यक्ति, उसकी हालत बुरी है और उसे अस्पताल पहुंचाना है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है? और इससे पहले की
क्या है, आप एक जिले में किसान पे लाए गए बिल का विरोध आंदोलन चल रहा है, किसानों ने हाईवे जाम कर रखा है। आप एसपीओ वहाँ के शिकायत आती है किसान को जाम करने के कारण यात्रा पे बुरा असर पड़ रहा है, इस संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? हालांकि इसमें ये वाला पार्ट ना करा, दूसरा वाला पार्ट करा, लेकिन ये वाला पार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, आप देश के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, किसान को उस बिल में कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है, और हाईवे पे जाम है, जाम आपको खुलवाना है, नहीं तो यातायात पे बुरा असर पड़ रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे? तो सिंपल देखो, हमने कितने अच्छे तरीके से समझाया। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि बिल के सकारात्मक बिंदुओं को किसानों को समझाएं। आप भी एसपी होते तो यही समझाते। चलो आप ऐसे ऐसे अगर किसान नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया एमपी एमएलए किस काम आएंगे, उनको बुलाओ और वो क्या करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि भैया भाई तुम्हारी सरकार लेके आई तो इनके सकारात्मक बिंदु बताओ। अगर ऐसे में भी काम नहीं हो रहा है तो हम उनको चेतावनी देंगे कि भैया इतने घंटे के अंदर हट जाओ, तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। और दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी? पानी की बौछार कर सकते हैं, आंसू गैस छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इसमें ये नहीं लिख सकते कि हम इसमें एक बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है। यातायात को आपको हटाना आपका कर्तव्य है, ठीक है, कैटेगोरिकली इंपेरेटिव है ये, ठीक। तो लास्ट में आपको क्या है, दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। कितने प्यारे हमने सीक्वेंस से लिख लिया, इसे कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो अब इसमें जबरदस्ती स्टेक होल्डर की जरूरत नहीं है। अब ऐसी क्या है, उसी के स्टडी का पार्ट 2 जो उसने करा, अब एम्बुलेंस खड़ी कर दिया है, ठीक है, और एम्बुलेंस को जाना तो जरूरी होता है, लेकिन किसान जाने नहीं दे रहे, और एम्बुलेंस के अंदर जो है बहुत गंभीर में उसकी मृत्यु भी होगी। तो क्या करना है आपको? प्यार से उन्हें समझाना है कि भैया जो अंदर है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और जिंदगी बार बार मिलती नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो इस आदमी से लड़ाई नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उनको ये समझाओ कि सरकार से आपका जो भी करना है तो उसमें मैं एक बिचौलिए की तरह काम कर सकता हूँ। आप अपना पूरा ज्ञापन लिखें, मैं सरकार के पास पहुंचा सकता हूँ। तब भी नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस से कोशिश करेंगे कि यार इसके लिए कोई और चैनल बन जाए, कोई और रास्ता तो नहीं है, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा तो फिर मुझे भीड़ को हटाना ही पड़ेगा, एम्बुलेंस को निकालना ही पड़ेगा, मैं वहां से भाग नहीं सकता हूँ। समझ में आया? क्लियर? तो भैया तितर बितर करने के लिए फिर मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, एक सीनियर को जबरदस्ती डाल दो कि सीनियर अधिकारी संपर्क करेंगे कि भैया फटाफट आप मुझे ऑर्डर दो। अगर उसने ऑर्डर दे दिया तो भाई हम वही पानी और आंसू की गैस के द्वारा अपना काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या करा है। एजिटेशन में स्टेक होल्डर बना दिए, फार्मर, एसपी और ट्रैफिक। वैल्यू, कौन पूछा वैल्यू को? आप वैल्यू यहाँ पे लेके अपने केस स्टडी को खत्म कर रही है, ठीक है। दूसरा, in this case, firstly I will go to the highway and will ask the farmer to a region for jamming the पहले मैं जाऊंगी उनसे कारण पूछूंगी, चलो अच्छी बात है। after knowing the all the region I will try to get them there is a very bad impact on the road traffic। फिर मैं उनको बताऊंगी भैया आपके कारण रोड जाम हो रखी है। I will tell the farmer more in very worse condition, I will tell the farmer there is a very worse condition suffering between life and death। उनको समझाएंगे भैया एक आदमी मरने वाला है, देयर जैमिंग कैन टेक देयर लाइव्स, उसकी मृत्यु हो सकती है जाम के कारण। फिर आई विल टॉट देम द सेविंग एनीवन्स लाइफ रिस्पांसिबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड निस्वार्थ कर्म। चलो ये भी अच्छी बात लिख दी उन्होंने। एंड आल्सो आई विल गिव देम द अश्योरेंस ऑफ देयर बिल टू टेकन द गवर्नमेंट एंड आई विल सपोर्ट ऑल ऑफ यू इन प्रेजेंटिंग प्रपोजल रिगार्डिंग बिल। कितना अच्छा लिखा है देखो, जबरदस्ती स्टेक होल्डर डाल के ना उसका दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, आधा आधा कर दिया। और काम सर क्या पहले मैंने जब लिखा था तो नहीं आ रहा था, तो फिर मैं किसी दो तीन कापियों में से मैंने नकल किया हुआ था, तो उन लोग ने ऐसे लिखा था तो मैं भी लिख दी। By this I will go to the middle path of the Gautam Buddha to save the life without compromising the duty। तो मिडल पाथ गौतम बुद्ध का जो है सेव लाइफ करो, कैसे करोगी भैया? जब वो मान ही नहीं रहे तो दंडात्मक कार्रवाई तो होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे बीच बिचौलिया का नहीं निकलना तो फिर निकालो। बीच बिचौला का ये हो सकता है कि भैया जाम भी रहे और एक ग्रीन सिग्नल, हमें ग्रीन कॉरिडोर बन जाए या कोई बाईपास वाला रास्ता मिल जाए, वो तो मिल नहीं रहा ना तुम्हारी एम्बुलेंस को, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्लियर? तो ये नहीं लिखना है, बाकी तुमने अब सही करा। अब इस केस स्टडी में आप अगर ये नहीं लिखती ना तो भी पूरे नंबर पाती, समझ में? तो स्टेक होल्डर वाली छेड़खानी और वैल्यू वाली छेड़खानी जबरदस्ती नहीं करनी है। वैल्यू वाली तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वैल्यू का मतलब है आपने कंकाल पहले ही दिखा दिया, हो सकता है उसमें और भी वैल्यू हो, ठीक है। और वो पता है एग्जामिनर इतना गुस्सा होगा इसको देख के कि यार इसको केस स्टडी को सेंटेंस समझाना, सीधे कह रही है कंपैरिजन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है। ये तरीका नहीं है। ये तरीका तब हो सकता है कि जब 5 मिनट बचे हो और आपको पूरी 1-2 केस स्टडी करनी हो, तो आप ऐसे छोड़ के आ जाओ, ठीक है। ये तरीका बहुत गलत तरीका होता है। अब मेरे ख्याल से आपकी कॉपी से बहुत सारे लोगों पे निशाना सधा होगा
बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब भैया और अब ओपन कर देते हैं क्लास को, किसी कोई दिक्कत या किसी का कोई सुझाव कि नहीं सर इसके स्टडी में ये हो सकता था, वो हो सकता था, बताइए। और सर एक डाउट और था कि हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में? सर इंग्लिश मेरा सही है। इंग्लिश में लिखो, तुम्हारी इंग्लिश काफी अच्छी है, इंग्लिश में ही लिखो, वो भी मैं देख लिया। आधा घंटा तुम्हारे हिंदी वाले पे भी काम करा है, उस पे भी काम करा है, ठीक है। हिंदी में देखो जाने की तब जरूरत होती जब आप इधर ग्रामर मिस्टेक कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस लिख रही हो, ठीक है। क्या दिक्कत है, आप बस एक बार ऐसे में मुझे दिखा देना, एक बढ़िया सा ऐसे चेक करवा लेना कि ऐसे में सर ऐसे का पेपर मैंने दिया हुआ है। दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक होगा। हाँ, ठीक है। और कोई? अभी निशा जी है क्लास में जो सुबह आई थी, निशा यादव जी, एक मिनट मैं खुद देख लूं। निशा 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 शायद नहीं है, ठीक। देखो हम जो आपको मॉडल आंसर दे रहे हैं ना, उनको ये मत सोचो कि सर ये मॉडल आंसर ये वो नहीं है जो और कोचिंग इंस्टीट्यूटों में मिल रहे हैं या जो मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चा ही खुद ही क्या कर रहा है, अपने आंसर सबमिट करके अच्छे अच्छे आंसर निकाल दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हमारे जो आप जो लिख रहे हो ना, जिस दिन मैंने आपके आंसर अच्छे अच्छे निकाल दिए ना, तो वो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक। फ्री हम आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ना मॉडल आंसर में 10-10 15-15 मिनट दो और उसकी थीम को समझो, चाहे वो एथिक्स का पेपर हो, चाहे जीएस 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का, 6 का हो। बहुत ही ज्यादा नेचुरल राइटिंग का ध्यान रखा गया है, ठीक है, क्लियर। तो कृपया करके उसको भी देख के अपनी जो है चीजों को पूरा कर लिया करो, वेट मत करो कि सर हमारी कॉपी जब चेक होगी तभी, ठीक। और अगर किसी को और स्मृति जैसा प्रसाद चाहिए तो मेरे को बता सकता है, ठीक है। अब लगभग हम रोज एक एक दो दो दिन बाद गूगल मीट पे मिलेंगे, ठीक। और गूगल मीट में जो चीजें होंगी हमारी अच्छी, तो हम इनको यूट्यूब पे भी डालेंगे, जिससे कि कहते हैं और बच्चों को भी, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े उनको भी फायदा हो जाए, अगर वो प्रोडक्टिव टॉक हुई तो, ठीक है। चले भैया, अब रात के 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम हो, जुलाई वाला महीना मैंने आपके लिए रखा है, ठीक। और ये इंडिविजुअली हुआ, मतलब स्मृति को समझाते समझाते सबको समझा दिया, तो किसी को भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने ग्रुप में सीधे मेरे को लिख सकता है। अगर उस ग्रुप में लिखने के राइट ना हो उसके पास, तो भैया सुमित सर को बोल सकता है और मैं तुरंत अरेंज करके मामला निपटा दूंगा, ठीक है। जुलाई में हमें सबको एक्सपर्ट बनाना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे नया हो चाहे वो पुराना हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेहनत अच्छी तरीके से करनी है, और आपने खुद देखा होगा शायद इतनी जल्दी मैंने आज दो आपसे मीटिंग कर ली, ठीक है। तो ये आगाज है जुलाई का, जुलाई हमारा अच्छा होगा और जुलाई में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है, अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।